शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इस चैप्टर में है वो है नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम ऑलमोस्ट सब कुछ देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह का होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड किस तरह का होता है, रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है, ठीक है, ब्रेन के डिफरेंट एरिया के बारे में हमने बात किया। हमने देखा नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोपेगेट करता है, सिनेप्स के लेवल पर क्या होता है, ठीक है। तो हमने जो एनसीईआरटी में दे रखा था 100% हमने कवर किया है, और साथ में हमने बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी और जो एसेंशियल था वो बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर भी हमने कवर किया है। पिछली क्लास में हमने देखा था ईयर के बारे में कि हमारा हियरिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में सेंस ऑर्गन में दो ही सेंस ऑर्गन को समझाया गया है, आई को और ईयर को। लेकिन तब भी हमने चूंकि देखा था बेटा कि 5 सेंस ऑर्गन है, एक टच के लिए है, एक टेस्ट के लिए है और एक सूंघने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी 3 सेंस ऑर्गन को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा बोलूंगा कि आज का जो लेक्चर है वो एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर है, जिसको आपको यहां ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि संभावनाएं हैं कि यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन ले सकता है। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं, 99% जो हिस्सा पूछेगा एग्जामिनर आपसे वो आपसे एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछेगा, पर 1% संभावना भी हम लेना नहीं चाहते, इसलिए उस 1% को भी हम कवर करेंगे आज के लेक्चर के साथ में हम, ठीक है। चलिए, तो इतना हम जानते हैं बेटा कि हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन होते हैं वे ब्रेन की खिड़कियों के समान होते हैं। दे आर लाइक विंडोज टू द ब्रेन, वो ब्रेन के विंडो के समान होते हैं, ठीक है। और जो भी हम वहां से परसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। जैसे जो आंखों ने देखा, विजुअल कॉर्टेक्स ने उसको जो है वो इंटरप्रिटेशन किया उसका, उसने कि क्या देखा आपने, के जो आपने जो है वो कानों से सुना, तो ऑडिटरी जो एरिया है ब्रेन के अंदर उसने उसको इंटरप्रिटेशन किया, उसने कि आवाज क्या था और उसका मतलब क्या है, ठीक है। कुल मिलाकर हमने देखा कि ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जा रही है, ऑडिटरी नर्व इंफॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन तक लेकर जा रही है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आई से कनेक्टेड है, ऑडिटरी नर्व जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो आपके ईयर से कनेक्टेड है। और हर जगह पर काम एक ही हो रहा है कि नर्व इंपल्स जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो जनरेट होना ही होना है, बगैर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं, ठीक है। और जो ब्रेन इंफॉर्मेशन को लेकर, ब्रेन में जो न्यूरॉन ब्रेन में इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं वो एफरेंट न्यूरॉन, के तो मतलब जाहिर सी बात है सेंस ऑर्गन से एफरेंट न्यूरॉन जुड़े होंगे जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएंगे, और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट करेगा। यदि कोई डिसीजन लेना है, कोई एक्टिविटी करना है, तो ब्रेन फिर इंफॉर्मेशन को जो है वो इफरेंट न्यूरॉन से आगे इफेक्टर ऑर्गन तक, जिस ऑर्गन को रिस्पॉन्स करवाना है वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना हम समझ गए कि हमारे सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो ब्रेन के लिए एक प्रकार से आंखों, ब्रेन के लिए वो विंडो के समान काम करते हैं, ब्रेन वहीं से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हर बार की तरह आज भी आपके सामने क्वेश्चन है और आपको लेवलिंग करना है। किसी कमांडो ने पूछा कि सर क्या नीट में लेवलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा पहले भी नीट में लेवलिंग वाले क्वेश्चन आए हैं, मतलब ऐसा नहीं होता उसमें आपको वो 1 या 2 लिख देगा और पूछेगा ऑप्शन में क्या सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए, और चूंकि एम्स का एग्जाम है और एम्स के एग्जाम में बड़ी संख्या में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। एम्स के एग्जाम में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें बड़ी संख्या में इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए, उसके पहले भी पूछे गए बेटा। इसलिए कभी कहीं कंफर्ट मत ढूंढिए। जब मैं कुछ करवाता हूं एक्स्ट्रा, आप बोलते हो ये आएगा क्या, शक की निगाह से देखते हो, तो ऐसे कंफर्ट मत ढूंढिए। कंफर्ट ढूंढेंगे तो बेटा पीछे रह जाएंगे, ठीक है। हमको जो हमारा बेस्ट पॉसिबल अब तक हमने नहीं दिया है वो हमको देना पड़ेगा, तब हम एग्जाम में फोड़ कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई कमांडो कंफर्टेबल मुद्रा में नहीं रहेगा, सब अनकंफर्टेबल हो जाओ, सब जो है वो विजय जब तक नहीं मिले तब तक लगातार संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए, ठीक है कमांडोस। चलिए, तो फटाफट हाई अलर्ट पर जाइए और लेवलिंग करके दिखाइए मुझे इसका कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है,
5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है और 8 क्या है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 की लेवलिंग करके दिखाना है। पहले देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेवलिंग कीजिए। हो सकता है आप एक या दो लोग को गलत लेवल कर दें, इट मे बी पॉसिबल कि आप एक या दो का लेवलिंग गलत कर दें आपके, तो कोई बात नहीं बेटा, है ना, उस लेवलिंग को हम अगली बार सही कर लेंगे, है ना। पर कमेंट में आंसर लिख भेजिएगा, मुझे आपका आंसर चाहिए और मैं आंसर देखता हूं बकाया के। अभी किसी ने गलत आंसर किया, क्रिमिनल नर्व का नंबर मैंने पूछा, किसी ने 8 लिख दिया, तो मन तो क्या वहीं के वहीं जो है स्क्रीन से बाहर निकल के एक धीमे से थप्पड़ मारो, धीमे से, ठीक है, ठीक, कि ऐसे नहीं करो गलती, है ना, ठीक है। तो अभी देखो, अब आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका लेवलिंग आपको बतलाना है बेटा, ठीक है ना। बुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी आपको लास्ट में पढ़ाया था, आपने सोचा है, समझा है, अच्छे से पढ़ा है आपने, रिकॉल कीजिए और लेवलिंग कीजिए। गलती करेंगे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना, उसे इंप्रूव करेंगे हम, है ना। चलिए, ये हम देख रहे थे पिछली क्लास में कि ईयर के अंदर जो है वो एक्सटर्नल ईयर से जो साउंड वेव आते हैं वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंपन करते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इन कंपन को मिडिल ईयर की जो है वो जो ईयर ऑसिकल्स हैं, मैलियस, इनकस, स्टिपिस, ओवल विंडो को ट्रांसफर करते हैं और जो इंटरनल ईयर है उसके ओवल विंडो से इंफॉर्मेशन को परसीव किया जाता है, उसको वाइब्रेशन को परसीव किया जाता है। उसके बाद पेरीलिम्फ के अंदर कंपन होता है और फाइनली एंडोलिम्फ में कंपन होता है और एंडोलिम्फ के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन जुड़ा होता है उससे, और वहां पर हेयर के अंदर जब मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो इंफॉर्मेशन ईयर को मिलेगी। मतलब आप इस समय मुझे ये सुन रहे हैं ना, तब भी यही हो रहा है, तब भी आपकी ईयर के अंदर यही परिवर्तन देखने मिल रहा है यहां पे, ठीक है, क्लियर। फिर अगला लेवलिंग आ गया आपके लिए के नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए ए बी सी डी ई एफ और जी आपको लेवलिंग करना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। आपको इसमें ए बी सी डी ई एफ जी जी क्या है, ये आपको लेवलिंग करना है, इंपॉर्टेंट लेवलिंग है ये, के। तो आप देखो इसमें आपका जो है वो रिसस मेम्ब्रेन का है के और ऑर्गन ऑफ कोटाई का, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट लेवलिंग है बेटा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप, क्लियर, ठीक है। एकदम यार एकदम हाई अलर्ट परिणाम गुट के, मतलब मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि ये जो क्लास है ना, यदि आप इसको YouTube चैनल समझ रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप YouTube चैनल समझ रहे हैं तो मतलब मैं यूट्यूबर हूं और तुम इंटरटेनमेंट के लिए यहां आए हुए हो, ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भाई। लेकिन यदि तुम मुझे गुरु समझते हो, टीचर समझते हो अपना, ठीक है, कोच समझते हैं, मेंटर समझते हो और आप यहां पर आए हैं बायोमेंटर्स के लिए, आप यहां पर आए हैं, यूट्यूब इज ए मीडियम ओनली, बायोमेंटर्स के लिए यहां पर आए हैं और आप मेरे प्रतिबद्ध कमांडो हैं, तो आपको 100% मिलेगा और मैं भी 100% आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो भावना होती है ना, वैसे ही हमको परिणाम मिलता है बेटा, इसलिए अपनी भावना को एकदम प्योर रखिए, डेडिकेटेड रखिए अपने गोल के लिए, ठीक है। चलिए, अब पिछली क्लास में मैंने ये भी कहा था आपसे कि ईयर जो है वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, एक तो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा हियरिंग में हेल्प करता है। और बॉडी बैलेंसिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और इसके लिए हमने आपसे कहा था ऑटोलिथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑटोलिथ जो है वो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं और जैसे ही जो है बॉडी का पोस्चर चेंज होता है तो ये जो पार्टिकल्स है इनकी पोजिशन भी चेंज होती है और इसके चलते ये स्टीरियोसीलिया को इंफॉर्मेशन मिलती है और स्टीरियोसीलिया फिर क्या करते हैं, ये नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं और वेस्टिबुलर नर्व जो होती है वो बॉडी बैलेंसिंग की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया किसके बारे में, ये बात किया हमने कि ईयर किस प्रकार से इन्वॉल्व है आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो आप देख रहे हो ना बेटा, इसमें ऑटोलिथ दिखाई पड़ा, देखो एक मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे स्टोन अरेंज है और जब ये स्टोन की ही पोजीशन, जब आपका बॉडी पोस्चर आप चेंज करते हो ना तो इन स्टोन के अंदर जो है वो इन स्टोन के अंदर परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन को बॉडी सेंस कर लेती है, ठीक है। फिर हियरिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो है वो आपके एंडोलिम्फ के अंदर जो है वो वाइब्रेशन होंगे और जो एंडोलिम्फ के अंदर वाइब्रेशन होंगे उनको ऑर्गन ऑफ कोटाई महसूस करेगा और इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करेगा और ऑडिटरी नर्व से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमने बात की थी ईयर के बारे में, ठीक है। आई के बारे में हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, पिछली क्लास में आई के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन आपसे कर चुका हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये दिस इज ऑल ए बियॉन्ड एनसीईआरटी, दिस इज नॉट इनसाइड एनसीईआरटी। ये जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक है और आप चाहे तो कभी कोई कंफर्ट जोन में जाना चाहें तो बंद कर दे वीडियो को, ठीक है। लेकिन बेटा मैं फिर वही आपसे बात करता हूं क्योंकि यहां हम सीखने आए, यहां पे हमको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा।
कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो दिक्कत वाला काम है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए प्लीज बेटा, ठीक है, मैं अपने प्रतिबद्ध कमांडो से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा कोई भी चीज जो मैं डाल रहा हूं ना, मतलब मैं कभी भी कोई इररिलेवेंट चीज पर बात नहीं करता हूं। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आओ लाइव, आप लाइव ले लो, आ जाओ। क्यों मैं आपका टाइम, अपना टाइम बर्बाद करूं? क्यों? कितनी बार आप, उससे क्या होगा बताइए मेरे को। मतलब मैं सोचता हूं कि आपका समय मेरे समय के बराबर कीमती है, ठीक है। आपको जो बल्कि ज्यादा कीमती है, क्योंकि आपको तो करियर बनाना है आपका। तो इसलिए वक्त जो है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से कुछ परिणाम मिलता है हमको, ठीक है। इसलिए बेटा प्लीज पढ़ने पे फोकस कीजिए ना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे स्किन एज ए सेंस ऑर्गन। अब स्किन क्या सेंस करता है? स्किन सेंस करता है हीट को। यदि यहां बाजू में जो है वो कोई कैंडल जल रहा होगा और मेरा हाथ पास में है, तो मैं उसको हीट को सेंस करूंगा कि क्या है ये गरम गरम ये, ठीक है। और यदि कोई जो है वो पीछे से आएगा और आके पीछे से मुझे टच करेगा, थप्पी। मेरे बच्चे खेलते हैं हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो वो एकदम जोड़ के ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो आपको बल प्रेशर, यू कैन फील इट के। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि आप देखेंगे कि हमारे सेंस, आप इमेजिन करते हैं कि हम सो रहे हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति आया, उसने एक रुई कॉटन लिया और कॉटन से पैर के अंदर उसने जो है पैर के का जो स्किन होता है वहां पे उसने जो है वो ऐसे ऐसे करना सुना, तो आपको गुदगुदी लगेगा एकदम, आपको जो एकदम से लगेगा अरे कौन है। आपने सेंस किया फाइन टच को, ये फाइन टच था, इसको आपने सेंस किया, ठीक है। आप कोई आपके हाथ को अपने हाथ में लेगा, यू कैन सेंस इट, ठीक है ना, यू कैन फील इट, है ना। कुछ प्रिक हो गया, यू कैन फील इट। तो दबाव, प्रेशर हुआ, टच हुआ, हीट हुआ, और कभी कभी केमिकल, कोई मान लीजिए कोई केमिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, एक जो है एसिड का एक ड्रॉप जो है हाथ पे गिरा, एकदम जलन हुआ तेजी से, और जो है फिर हमने जो है तमाम तरह के केमिकल लाके दवा लगा के उसको ठीक करने की कोशिश की। तो केमिकल को भी सेंस करते हैं, मतलब ये कि स्किन केमिकल को सेंस कर सकती है, प्रेशर को सेंस कर सकती है वो, ठीक है, हीट को सेंस कर सकती है वो। तो जाहिर सी बात है कि कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, ये सब होना चाहिए स्किन के अंदर। चलिए देखते हैं। A number of receptors are distributed throughout the skin to respond the various touch related stimuli। क्या देखिए आप, है ना, आपको स्किन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है मर्केल्स डिस्क, ठीक है ना, मीसनर्स काप्सल, रुफिनीस काप्सल और पेसिनर काप्सल, ठीक है। अब ये कई बार ऑप्शन में आते हैं, एमसीक्यू बुक लगाओगे वहां पे देखने मिलेगा आपको। तो आप जैसे एमसीक्यू बुक लगाओगे आप बोलोगे गीतेन सर ने ऐसा पढ़ाया कि नहीं बन रहा हमसे कुछ भी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली बेटा अभी सिलेबस तो है वो अपडेट किया एनसीईआरटी ने, नीट का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वो पूरा कवर किए, ठीक है। लेकिन जो पुराने आप एमसीक्यू लगा कर देखोगे ना, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। पहले सिलेबस में ये सब भी शामिल था, बाद में सिलेबस को रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन चूंकि क्या होता है कई बार एग्जामिनर जो है वो ओल्ड स्कूल थॉट वाला होता है, तो वो वहां से भी क्वेश्चन पिकअप कर लेता है। और मैंने आपसे कहा है एग्जामिनर हमारा शत्रु है, वो क्या क्या कर सकता है वो हमारे दिमाग में हमको रखना है कि क्या क्या कर सकता है, और हमको उसके ट्रैप में फंसना नहीं है, हमको सफल होकर बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो चलिए, तो हमने क्या देखा, हमें दिखाई पड़ रहा है, देखिए मर्केल्स डिस्क दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मीसनस का, अब ये क्या काम करते हैं आगे बात, मीसनस काप्सल दिखाई पड़ रहा है, रुफिनिस काप्सल दिखाई पड़ रहा है, और पेसिनल काप्सल हमको दिखाई पड़ रहा है। मतलब एक बात तो हमको समझ में आ गई कि स्किन में कोई स्पेशल टाइप का एक अकेला रिसेप्टर नहीं, यहां पे स्किन में वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन दी स्किन, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए स्किन में मैंने आपसे कहा कि जो मर्केल्स डिस्क है वो टच के लिए, ठीक है। हमने क्या कहा बेटा, हमने आपसे कहा कि जो मर्केल्स डिस्क है वो किसके लिए है, वो है टच के लिए, ठीक है, ठीक है। आपने कोई आपको छुएगा ना, तो जो इंफॉर्मेशन है टच होगा वो आपको कैसे मालूम चलेगा, मर्केल डिस्क से मालूम चलेगा। मीसनस काप्सल आल्सो फॉर टच के, मीसनस काप्सल, अब टच का जो है वो इंटेंसिटी का फर्क है टच में, यहाँ पे, ठीक है, यहां पे टच में इंटेंसिटी का फर्क है। हम आगे बात करते हैं कि मीसनस काप्सल इज आल्सो फॉर द टच, ठीक है ना। एक होता है फाइन टच, एक होता है डीप टच जोर से, और एक होता है हल्के से, ठीक है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं बेटा रुफिनिस जो है वो एंड ऑर्गन जो होते हैं दे आर फॉर स्ट्रेच के, रुफिनिस एंड ऑर्गन जो होते हैं वो स्ट्रेच के लिए होते हैं, रुफिनिस ये होते हैं स्ट्रेच के लिए होते हैं, ठीक है। इसे स्किन को यदि हम इसे खींचते हैं, खिंचाव जो होता है ना, वो रुफिनीज एंड ऑर्गन से हम महसूस कर पाते हैं हमके, ठीक। पेसिनियन, जो पेसिनियन काप्सूल होते हैं, पेसिनियन काप्सूल होते हैं,
ये होते हैं बेटा बेसिकली, ये होते हैं वाइब्रेशन के लिए और प्रेशर के लिए। पेसिनेंट कैप्सूल जो है वाइब्रेशन के लिए होते हैं और प्रेशर के लिए होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। और हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो भी टच के लिए होते हैं, हेयर फॉलिकल इज आल्सो फॉर दी टच, हेयर फॉलिकल भी टच के लिए होते हैं। कुछ फ्री नर्व एंडिंग भी होती है स्किन में, कुछ फ्री नर्व एंडिंग भी होती है जो दर्द के लिए होती है और कई बार टेम्परेचर को वो सेंस करती है। तो फ्री नर्व एंडिंग टेम्परेचर को और दर्द को सेंस के लिए होती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम देख रहे हैं इमेज में साफ साफ कि स्किन का एक हिस्से को हम फोल्ड करके देख, देखिए आप देख रहे हैं आपके, तो स्किन में आपने क्या किया, स्किन में हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि जो है वो आपका स्किन में थर्मो रिसेप्टर भी हमको देखने मिलते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर होते हैं, दे कैन सेंस हीट और कोल्ड के, ये ठंड को और गर्म को सेंस कर सकते हैं और बेसिकली ये फ्री नर्व एंडिंग के फॉर्म में होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग के फॉर्म में होते हैं। मीसनस कैप्सूल जो है वो टच को सेंस करते हैं बेटा के। नोसिसेप्टर ये भी फ्री नर्व एंडिंग के फॉर्म में होते हैं नोसिसेप्टर, और ये जो है वो और ये दर्द को सेंस करते हैं कि कहीं पे कोई इन्फ्लेमेशन है स्किन में, कोई कट लगा है स्किन में, तो वहां पे दर्द को ये सेंस करके भेजते हैं। पेसिनेंट कैप्सूल जो होते हैं वो दबाव के प्रेशर के लिए होते हैं बेटा, ठीक है, देख रहे हैं आप, देखो आप नोसिसेप्टर का अगर जैसे कि सुई चुभ गया, देखिए इमेज, देखिए इमेज में दिखाई पड़ रहा है कि सुई चुभ गया है, तो नोसिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को जो है वो भेजा ब्रेन को, ठीक है, कि कुछ प्रिक हो गया है। आप देख रहे हो एक बारीक से पंख से जिसे टच किया हमने, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि टच का सेंसेशन मीसनस कैप्सूल ने ब्रेन को भेजा के। फिर हमने हाथ से जो है वो दबाव लगाया स्किन पे, प्रेशर का अप्लाई किया हमने, तो पेसिनेंट कैप्सूल ने इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को भेजा यहाँ पे, ठीक है। फिर ठंडा या गर्म है तो हम क्या देख रहे हैं कि जो थर्मो रिसेप्टर है इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ठीक है। द रिसेप्टर्स इंक्लूड मीसनस कैप्सूल, पेसिनेंट कैप्सूल, मर्केज डिस्क एंड रुफिनेज ऑर्गेनेल के। कई बार बेटा ये टेबल में आते हैं, मैच करने को आते हैं कि क्या क्या फंक्शन करता है, तो वो टेबुलेट फॉर्म में आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीसनस कैप्सूल रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के। मीसनस कैप्सूल जो होते हैं वो जो है लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के, लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन प्रेशर के, मतलब ये एक प्रकार से टच को सेंस करते हैं। देखो टच होता है, टच में भी दबाव होता है, टच में भी दबाव होता है, परंतु ये लोअर फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। पेसिनेंट कैप्सूल जो होते हैं वो हायर, मतलब वो ट्रांजिएंट प्रेशर, थोड़ा अधिक दबाव महसूस करते हैं और जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। तो पेसिनेंट कैप्सूल जो होते हैं बेटा ये भी ट्रांजिएंट प्रेशर थोड़ा सा, जिस जो मिक्सर कैप्सूल से अधिक दबाव होता है और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन तो उसको वो फील करते हैं, कि मर्कज जैसे होते हैं वो लाइट प्रेशर, देखो क्योंकि टच भी बेटा एक तरह का दबाव है, क्लियर, तो कंफ्यूज मत करना आप, क्या जिसको हम टच बोल रहे हैं ना वो भी एक प्रेशर, लाइट प्रेशर के, तो लाइट प्रेशर को महसूस करते हैं जो है वो मर्कज डिस्क, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम दबाव के अकॉर्डिंग बात करें तो मर्कज डिस्क, देन मीसनस कैप्सूल, देन पेसिनेंट कैप्सूल, दबाव महसूस करने क्रम के सबसे लाइट प्रेशर को मर्कज डिस्क सेंस कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा प्रेशर अधिक बढ़ेगा तो मीसनस कैप्सूल भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और दबाव अधिक बढ़ेगा तो पेसिनेंट कैप्सूल भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और रिफिनिस कैप्सूल जो होते हैं वो स्ट्रेच के लिए होते हैं, क्लियर, ठीक है। द स्किन कैन कन्वे मैनी सेंसेशन सच एज बाइटिंग, कोल्ड ऑफ द विंड, के ठंडी हवा है उसको सेंस कर सकती है वो। द कंफर्टेबल प्रेशर ऑफ ए हैंड होल्डिंग यूअर्स के, तो आपने ही हाथ पकड़ा या किसी और का हाथ पकड़ा तो जो उचित दबाव है उसको भी महसूस कर लेता है, के। एंड इरिटेटिंग ईच फ्रॉम ए वुलन स्कार्फ, के कोई आपने ऐसा कपड़ा पहना जिससे कि स्किन में इचिंग हो रही है, तो वो जो कई बार देखा होगा आपने कि यदि वुलन कपड़ा जो होता है ना उसको यदि हम जो है सीधा डायरेक्ट पहन लें तो हमको इरिटेट करता है स्किन को वो, इसलिए हम कोई कुछ पहनने के बाद उसके ऊपर वुलन्स पहनते हैं, के, तो वो भी स्किन उसको सेंस कर लेती है। द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन activate special receptors that convert the stimulation of the skin to electric nerve impulses. The process is called ट्रांसडक्शन, के मतलब जो भी वेरियस टाइप का इंफॉर्मेशन स्किन के रिसेप्टर के पास पहुंचता है उसको फाइनली वो इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन तक भेजते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसडक्शन का मतलब ये है कि वॉट एवर सिग्नल रिसीव इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ टच, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजना कहलाता है ट्रांसडक्शन कहलाता है वो चीज, ठीक है। There are 3 main group of receptor in our skin. हमारी स्किन में 3 मुख्य ग्रुप होते हैं रिसेप्टर के। नंबर 1 मैकेनो रिसेप्टर होते हैं जो आपके मैकेनिकल स्टिमुलाई से टच करना हुआ, आपको उठ के स्ट्रेच करना हुआ स्किन को, उठ के स्किन को जो है वो
जो है वो दबाव महसूस करवाना हुआ, तो वो सब कुछ जो होता है वो सब कुछ जो है मैकेनो रिसेप्टर्स को सेंस करते हैं। तो मैकेनो रिसेप्टर रिस्पॉन्डिंग टू मैकेनिकल स्टिमुलाई, जैसे कि स्टॉकिंग हुआ, स्टॉकिंग करना स्किन को हुआ, के स्ट्रेच करना हुआ, के वाइब्रेटेड, हम देखते हैं कि वो जो होता है ना ट्यूनिंग फॉर्क को यदि आप वाइब्रेट करें और लगाएं स्किन पर, स्किन उसको सेंस कर सकती है। ठीक है। थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो कोल्ड और हॉट टेम्परेचर को सेंस करते हैं। कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल को सेंस करते हैं जो स्किन पर जो है, जो स्किन उसको सेंस कर लेती है। तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स आइदर अप्लाइड एक्सटर्नली और रिलीज विद इन द स्किन, जैसे हिस्टामाइन हुए। ठीक है, जब कभी इन्फ्लेमेशन होगा, मान लो देखिए क्या होता है, एक हनी बी ने, मधुमक्खी ने डंक मारा, टॉक्सिन उसका अंदर गया और वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, तो वो जो इन्फ्लेमेशन होगा था उससे अचानक से ईचिंग होने लगेगी आपको के, तो वो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है केमिकल का, वो केमिकल रिस्पांस कीमोरिसेप्टर ने प्रोड्यूस किया। कई बार बाहर से कोई केमिकल गिर जाता तो भी रिस्पांस प्रोड्यूस होता है के, तो केमिकल को सेंस करने के लिए कीमोरिसेप्टर्स हैं के, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए स्किन में थर्मोरिसेप्टर है, और दबाव को, प्रेशर को, टच को सेंस करने के लिए जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा मर्केल डिस्क जो होते हैं छोटे साइज के शार्प बॉर्डर के रिसेप्टर होते हैं ये, और ये जो है ग्लैब्रस स्किन के, जब हम बोलते हैं, जब हम एक वर्ड यूज करते हैं ग्लैब्रस स्किन, इसका मतलब होता है स्किन विथआउट हेयर, स्किन विथआउट हेयर। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आपका पाम, आपके हाथ की हथेली हुआ, पैर का तलवा हुआ, तो जहां पर जो है स्किन में हेयर नहीं होते हैं उसे हम जो है वो ग्लैब्रस स्किन कहते हैं। वहां पर बड़ी संख्या में हमको ये रिसेप्टर देखने मिलते हैं के, और स्मॉल, और ये क्या होते हैं, स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ये दबाव माइल्ड प्रेशर को ये सहन करते हैं, को बतलाते हैं। माइल्ड प्रेशर, हल्का दबाव जो होता है, टच होता है, उसको वो सेंस कर लेते हैं उसको वो। ठीक है, फिर मिसनस काप्सल, ये भी जो है स्मॉल शार्प बॉर्डर के होते हैं, ग्लैब्रस स्किन पे देखने मिलते हैं हमको, और लेकिन इनका रिस्पांस रैपिड फास्ट रिस्पांस करते हैं, जबकि मर्केल डिस्क जो है वो स्लो रिस्पांस करते हैं। इनके ये जो है इंडेंटेशन जो है, टच थोड़ा सा अधिक टच होता है, जो उसको वो महसूस कर सकते हैं उठ के। फिर रूफिनिस काप्सल जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, इनका डिफ्यूज बॉर्डर होता है, और ये आपकी हेयरी स्किन और ग्लैब्रस स्किन दोनों में देखने मिलते हैं। एंड जिस स्किन में हेयर है वहां भी देखने मिलेंगे, और जहां पर हेयर नहीं वहां भी देखने मिलेंगे। इनका रिस्पॉन्स स्लो होता है और ये स्ट्रेच को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, फिर पेसिनियन काप्सल जो होते हैं लार्ज डिफ्यूज बॉर्डर वाले होते हैं, ये भी हेयरी स्किन और हेयरलेस स्किन दोनों में देखने मिलेंगे। देखो हेयरलेस स्किन का मतलब है कि आपके हाथ का, पैर का तलवा हुआ है के, और ये रैपिड रिस्पॉन्ड करते हैं, ये वाइब्रेशन के लिए और हाई प्रेशर के लिए अधिक दबाव और वाइब्रेशन को ये सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब आप बोलोगे सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मिक्स टाइप का लग रहा है, तो बेटा एक्चुअली में सच में ये मिक्स टाइप का होता है। कोई भी जो रिसेप्टर है वो एक्सक्लूसिवली काम नहीं करता। जैसे मैंने इसको यहां टच किया, जब मैंने इसको टच किया तो ये टच रिसेप्टर भी काम कर रहा है, प्रेशर रिसेप्टर भी काम कर रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग एट के एक्सेप्ट थर्मो रिसेप्टर को छोड़कर। इनफैक्ट यदि ये पेंसिल ठंडा होगा तो मैं इसको यहां टच करूंगा तो मुझे इसके ठंडे होने का एहसास भी होगा, टच का एहसास भी होगा, दबाव का एहसास भी होगा। तो एक्सक्लूसिव, क्योंकि स्किन में जहां भी आप टच कर रहे हैं एक पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहे हैं आप, तो वहां पे वेरियस टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं जो अपने अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑफ पेन यूजुअली स्टार्ट विथ एक्टिवेशन ऑफ द नोसिसेप्टर्स रिसेप्टर्स दैट फायर स्पेसिफिकली टू पोटेंशियल टिश्यू डैमेजिंग स्टिमुलेट के, कहीं पे कुछ प्रिक हो गया है, चुभ गया है, कहीं पे कट लग गया है, तो वहां पर स्किन में को दर्द का एहसास कराने वाले रिसेप्टर को हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, जो टिश्यू डैमेज होने पर जो है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ये कीमो रिसेप्टर और मैक्रो रिसेप्टर की कैटेगरी में आते हैं के, इनमें से कुछ नोसिसेप्टर ऐसे होते हैं जो वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को सेंस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कट का दबाव के कारण जो मैकेनिकल चेंजेस हुए हैं, जो प्रेशर वहां पे लगा है, जो वहां पे जो है वो स्किन में चेंज आया हुआ है, उसको वो सेंस कर लेते हैं। ठीक है, when tissue is damaged or inflamed, certain chemical substances are released from the cell and these substances activate the chemosensitive nociceptor के, मैंने कहा ना जब कोई टिश्यू डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो वहां कुछ हिस्टामाइंस, कुछ इस तरह के केमिकल्स निकलेंगे जो कीमोसेंसिटिव नोसिसेप्टर को एक्टिव कर देंगे। ठीक है, और फिर देखिए फिर लिखा है मैकेनोरिसेप्टिव नोसिसेप्टर्स हैव ए हाई थ्रेशोल्ड फॉर एक्टिवेशन, दे रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल स्टिमुलेशन दैट इज सो इंटेंस इट माइट डैमेज द टिश्यू के। तो जो मैकेनो रिसेप्टिव नोसिसेप्टर होंगे वे थोड़े से अधिक लेवल पर जाके काम करेंगे। मतलब ये है कि जब उनको स्टिमुलेशन मिलेगा कि स्किन में बड़ा कट लग गया है, स्किन में कुछ चीज चिप गई है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे। जहां पर डैमेज ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व होगा वहां पर वो रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, अब
जो दर्द होता है पेन, पेन की इंफॉर्मेशन को ब्रेन जो है वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है। अब आपको बता दूं मैं कि आज के कई साल पहले मैंने तकरीबन हो गया है ये 2012 में, मैंने 2012 में मैंने एक कोर्स किया था लंदन के एक स्कूल से। उस स्कूल का नाम मैं भूल रहा हूँ, इट इज द स्कूल फॉर द थोड़ा हॉलिस्टिक हेल्थ केयर का एक स्कूल था। उसमें पेन के ऊपर एक, दर्द के ऊपर एक कोई कोर्स शुरू हुआ था। अब क्या, क्यों मैंने वो कोर्स किया? क्योंकि मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको जो है वो शोल्डर पेन था, जिनको बैक पेन था। बैक पेन के लिए वो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा चुके हैं, सबको दिखा चुके हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दिया, कमर का दर्द है, बहुत दिनों से दर्द है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दिया, ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। फिर न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा, दवाई चल रही है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, दवाएं भी चल रही हैं, लेकिन दर्द होता रहता है। तो मेरे को सोचने में आया कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग लिंक है। तो मैंने पता किया, तो मालूम चला मुझे कि भाई एक लंदन में एक कोर्स होता है जहां पर जो है वो पेन के बारे में, पेन मैनेजमेंट के बारे में पूरा का पूरा जो है वो पढ़ाया जाता है। तो मैंने उस कोर्स को जो है ज्वाइन किया, और उस कोर्स में बेसिकली वो कोर्स ये था कि 1-to-1 था, लेकिन वो ऑनलाइन मीडियम में था। वहां देयर इज ए प्रोफेसर, आप एक एंड पे होते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम होता है। और जनरली जब आप फॉरेन से कोर्स करते हैं, यूरोप से, यूएस से, तो आपको जो है वो रात के समय वो कोर्स करना पड़ता है। तो मेरी जो क्लास थी उसका टाइमिंग था रात के 3 बजे के, वीक में दो क्लास होती थी और असाइनमेंट मिलते थे, और वो दोनों क्लास रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होती थी, 3 घंटे क्लास चलती थी। तो वो, और एक क्लास में 5 स्टूडेंट थे, एक में इंडिया से था, एक साउथ अफ्रीका से था, और एक सूडान से था, एक इथोपिया से था, और एक स्टूडेंट जो है वो था फिनलैंड से। 5 स्टूडेंट थे। तो उस कोर्स में क्या बताया हम लोगों को? उस कोर्स में हम लोगों को ये बताया गया कि दरअसल जब कभी कोई किसी को क्रॉनिक पेन का प्रॉब्लम होता है, तो ब्रेन के अंदर देयर आर पेन गेट्स, ब्रेन के अंदर जो है दर्द को महसूस करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए एक जो है रास्ता होता है। और जनरली क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को बैक पेन रहता है, कुछ दिन तक वो उसको सहन करता है, दवा खाता है, और उसका प्रॉपर समय पे इलाज शुरुआत में नहीं हो पाता है, और तो उसमें क्या होता है कि जो दर्द की इंफॉर्मेशन है लगातार ब्रेन को जारी होती है कि तो जो दरवाजा होता है ब्रेन का, पेन गेट, इसको हम लोग बोलते हैं पेन गेट फिनोमिना बोलते हैं। हालांकि वास्तव में ब्रेन के अंदर ऐसा कोई दरवाजा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि देयर आर सम न्यूरॉन जो स्पेसिफिकली दर्द की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाते हैं, और वो न्यूरॉन का वो हिस्सा एक्टिवेट रहता है। तो अब क्या होता है कि बॉडी में कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है, रास्ता चुकी मिल गया, गली से होता ना, किसी के खेत में कोई गली बन गई है, किसी के खेत में से कुछ लोग निकले तो एक रास्ता बन गया, एक पगडंडी बन गई। अब किसी को उस तरफ जाना है तो वो उसी पगडंडी को ले लेता है, ये सोचे बगैर ये दूसरे के खेत में से निकल रहा है। वो गांव में आप देखना, गांव में कई खेतों के बीच में पगडंडी बनी होती है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि कहीं कुछ भी इंपल्स होगा, एसिडिटी हुआ, इंफॉर्मेशन जाना चाहिए था उसको कुछ और, लेकिन वो रास्ता उसने ब्रेन न्यूरॉन ने वही पकड़ लिया। तो कई बार बॉडी में क्या है, दर्द उस पर्टिकुलर एरिया में है ही नहीं है, लेकिन वो दर्द ब्रेन तक पहुंच रहा है और लग रहा है उसके कमर का दर्द हो रहा है। वो पेशेंट सही कंप्लेंट कर रहा है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कमर के दर्द में ही कन्वर्ट हो रही है वो। तो वैसी कंडीशन उन्होंने बताया। अब इसका इलाज क्या? उसका इलाज ये है कि नंबर 1, कुछ दिन तक आपको, आप सुनिएगा इलाज के, मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको अपने आप को, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, आपको अपनी बॉडी को समझने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो दर्द का दरवाजा है उसको आप बंद करना है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा बार बार के। तो वो न्यूरॉन जो है, हॉलिस्टिकली वो न्यूरॉन जो है धीमे धीमे दर्द कम करने लगेंगे के। दर्द को आपको जो है वो, दर्द को आपको, जो दर्द होता है पेन, तो आपको ये अपने आप को बोलना पड़ेगा कि दिस पेन इज स्यूडो, ये पेन नहीं है के। धीमे धीमे वो रास्ते बंद होने लगेंगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि देखो एनालिसिस दे चुके थे ऑलरेडी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। अब क्या कारण है? उस पूरे के पूरे कोर्स के बाद निष्कर्ष यही निकला है कि ब्रेन जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, के निष्कर्ष यही निकला है कि आप पेशेंट को जो है वो धीमे धीमे जो है काउंसलिंग करके धीमे धीमे उसका दर्द का लेवल जो है वो उसको वर्चुअली कम करने लगे। आप समझाते हैं कि अब दर्द तुम्हारा कम हो गया, अब और कम हो गया, अब दर्द तुमको नहीं होगा अटके, तो धीमे धीमे दर्द का एहसास होना बंद हो जाएगा उसको। अमेरिका में सबसे बड़ा कारण है एब्सेंस का, वो है लुम्बेगो, कि लुम्बेगो मतलब है लोअर बैक पेन। ठीक है, आप कभी नेट पे गूगल पे सर्च करना आप कि लुम्बेगो लोअर बैक पेन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि यहां पर जो है लोग एब्सेंट होते हैं ऑफिस से, और बड़ा नुकसान होता है कंपनीज को। ठीक है, तो उस पर कई सारी रिसर्च हुई। इसीलिए सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द रिसेप्टर आर फ्री nerve ending travel up to the spinal cord and is transmitted to the regions of which medulla, thalamus and ultimately the somatosensory cortex, which is located in the
पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द पैरेटल लोब के। तो याद रखिएगा बेटा, जो दर्द की इन्फॉर्मेशन, पेन का जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसेप्टर से कलेक्ट होता है, फ्री नर्व एंडिंग कलेक्ट करती है उसको और इसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक भेजती है। तो ब्रेन में ये जो है वो मेडुला थैलेमस से होता हुआ सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, वहां पर जो है पैरेटल लोब में इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। यस, आज के लेक्चर में क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि आपके सामने एक एमसीक्यू है, आपको बताना है कि What skin receptor are activated while holding hands? जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो कौन से रिसेप्टर जो है स्किन के एक्टिवेट होते हैं? ऑप्शन ए है थर्मो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्या बताया आपने आंसर? आपने कहा आंसर सर ये है मैकेनो रिसेप्टर। ठीक है, जब हाथ को होल्ड किया मतलब दबाव महसूस किया आपने, मैकेनिकल टच है। ठीक है, दूसरा है What skin receptor are activated most when you grab a hot cup of coffee? जब आप कॉफी का गर्म मग अपने हाथ में पकड़ते हैं तो कौन सा रिसेप्टर जो है मोस्ट एक्टिवेटेड होता है? तो आपको मालूम है कि कॉफी का मग गर्म, हॉट कप ऑफ कॉफी है, मतलब थर्मो रिसेप्टर जो है यहां पर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफ टाइसन एक ट्रैक एथलीट है, लाइक्स टू अप्लाई ए मेंथोल रब इन हिज लेग आफ्टर ए हार्ड वर्कआउट। वो एक हार्ड वर्कआउट करता है, उसके मेंथोल का जो है वो रब जो है, मेंथोल का बाम जो है वो लगाता है पैरों में ताकि उसको जो है रिलीफ मिले, आराम मिले, सुकून मिले। तो कौन से स्किन रिसेप्टर को वो एक्टिवेट करता है क्रीम लगाकर? तो आंसर उसका हो गया है कीमो रिसेप्टर। ठीक है, क्योंकि उसने मेंथोल इज ए केमिकल जब लगाया स्किन में उसमें तो ठंडक का एहसास हुआ उसको। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन कि हमने देखा जो स्किन के रिसेप्टर के ऊपर क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए तो अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टर्म दिमाग में डाल लेते हैं। कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन के याद रखना के एक मूवी आई थी हाल ही में, एक मुझे नाम भूल रहा हूं, एक मूवी आई थी उसमें एक जो है वो आदमी को दर्द नहीं होता उसको। मैंने केवल ट्रेलर देखा उसका, मूवी नहीं देखी मैंने। मुझे आई नेवर रिकमेंड एनी मूवी के एक्सेप्ट बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स का मूवी छोड़कर कोई मूवी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। के तो बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स का मूवी एनसीईआरटी पर बेस्ड मूवी है तो काम का मूवी है क्या, या मोटिवेशनल मूवी है तो काम का मूवी है। तो एक उसमें बीमारी होती है बेटा कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिस के, ऐसे लोगों को भी दर्द का एहसास नहीं होता। तो जो कहता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, तो भैया बीमार हो। यदि मर्द को दर्द नहीं होता है ना तो आप बीमार हैं, आपको कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया का प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दैट रिजल्ट्स इन द इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस द पेन के। मैं एक चीज को देखता हूं, कई बार महसूस करता हूं कि मैं आपसे छोटी 2 मिनट की बात आपसे करूंगा मैं, कि कई लोग कहते हैं कि साहब लड़के जो है बॉयज आर टफ, बॉयज शुड बी टफ, बॉयज डोंट हैव टू बी पेन, उनको दर्द नहीं होता, उनको स्ट्रांग होना चाहिए, उनको लड़कों को रोना नहीं चाहिए। कैसी बहुत सारी बातें मैं सुनता हूं अपने आसपास में। जैसे मेरी रिलेटिव एक घर में आए थे तो मेरे बच्चे भी खेलते थे तो कभी कुछ कर रहे थे, शोर मत करो, लड़कियों को यह शोर मत करो। तो मैं उनको बोला 1 मिनट के लिए, मैं बोला कि लड़कियों को जैसा शोर मत करो का मतलब क्या है बताइए? नहीं, लड़कियां करती है। फिर शर्मा क्यों रहे हो, लड़की हो क्या? ऐसे मैंने देखा घरों में लोग बाग क्या करते हैं, जाने अनजाने जो है बॉयज और गर्ल्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। एंड देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक दैट आर लिंक्ड विद द गर्ल्स, सम कैरेक्टरिस्टिक बॉयज से टच कर दिया है। अरे भाई, हम सब ह्यूमन बीइंग है, हमको भी दर्द होता है, हमको भी दुख होता है, हमको भी रोना आता है, हमको भी खुशी होती है, हम भी उतने ही सेंसिटिव है जितने लड़कियां सेंसिटिव है के, और लड़कियां भी उतनी टफ और उतनी सेंसिटिव है जितने लड़के होते हैं के। केवल फर्क है कि आपको क्या चांस मिला आपको के, यानी आप क्या लाइफ में कर रहे हैं उस बात का फर्क है, कितने आपको मौके मिले, कितने आपने ग्रैब किए। अदरवाइज बॉयज और गर्ल्स के बीच में आज के जमाने में डिफरेंस करना सबसे बड़ा क्राइम है, मैं मानता हूं के। जब हम अपने लड़कों को जो है वो बताते हैं कि हम उनको ये डिफरेंशिएट करते हैं कि गर्ल्स आर डिफरेंट, ठीक है, तो they look the girls with the curiosity कि they are different and they have lots of wrong perception। ये it is evenly true for the girls also, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। We all are human beings, we all are similar, there is no difference in terms of। अब देखो क्या ये होता है, कुछ लोग अपने सेंटीमेंट एक्सप्रेस करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, सेम विद द बॉयज एंड सेम विद द गर्ल्स। इसलिए मैं इतना बोलूंगा कि मेरे कमांडोज एक बात ध्यान रखेंगे आपके कि यू आर ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, आफ्टर दैट यू आर बॉय और गर्ल, उसके बाद है कि आपके बाकी सारे इशू बाद में आते हैं। इसलिए प्लीज
ट्रीट एवरीवन इक्वली के। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा आपसे कि चूंकि सोसाइटी में इतने समय तक जो है वो सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, तो मैं बोलूंगा आपको कि यू शुड गिव चांसेस टू गो अहेड, गर्ल्स के को आगे जाने का चांस हमें प्रोवाइड भी करना चाहिए इनको के। एंड वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एवरीबडी शुड फील सेफ, एवरीबडी शुड फील गुड इन योर प्रेजेंस के। यदि आपकी प्रेजेंस से बाकी लोग अनकंफर्टेबल है, इसका मतलब यू आर नॉट ए कंफर्टेबल पर्सन के, आप में फॉल्ट है। चलिए, अब ये तो सामाजिक इशू हो गया। अभी मैं इतना बोलूंगा आपसे कि ये इशू कहां शुरू हुआ था, मर्द को दर्द नहीं हुआ था सेंटेंस सेट के। तो मतलब एक बीमारी होती है कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया, उसमें जो है बॉडी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बॉडी जो है पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि पेन के रिसेप्टर जो है बॉडी में नहीं होते हैं के। इन्फ्लेमेटरी पेन सिग्नल दैट सम टाइप ऑफ टिश्यू डैमेज हैज ऑकर्ड के। तो इन्फ्लेमेटरी पेन जो होता है मतलब कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई डैमेज हो गया टिश्यू का, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा और उससे इन्फॉर्मेशन को लेंगे हम के। मीस्टर्स काप्सल टच रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। मर्केल्स डिस्क टच रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू लाइट टच। न्यूरोपैथिक पेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। न्यूरोपैथिक पेन जो है डायबिटीज के कई मरीजों में हमको देखने मिलता है कि न्यूरोपैथिक पेन द पेन फ्रॉम डैमेज ऑफ टू न्यूरॉन इन आइदर पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेरे पास डायबिटीज के कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको न्यूरोपैथिक पेन का प्रॉब्लम है, जिनको बोलते हैं पैर में दर्द हो रहा साहब, ठीक है डॉक्टर साहब कंधे में दर्द रहता है। उनको मैं एक ही बात बोलता हूं, अपना शुगर कंट्रोल करो। शुगर के कारण तुम्हारा न्यूरॉन काम करना बंद कर दिया, जो इलेक्ट्रिकल वायर है ना, वायर गड़बड़ हो गया, तो ये वायर की गड़बड़ है। तुम्हारे पैरों में कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो उस सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम होगा, वो वायर खराब हो गया और वायर को रिप्लेस नहीं कर सकते हम। और एक बार डैमेज हो गया है तो लंबा डैमेज चलेगा, रिकवरी बॉडी के, क्योंकि न्यूरॉन का रिकवरी वैसे भी नहीं हो पाता है, ठीक है मुश्किल से बॉडी रिकवर करती है। इसका मतलब न्यूरोपैथिक पेन जो है बड़ी समस्या बन जाती है कई बार, ठीक है। वैसे में हम लोग प्रीगैवालिन हुआ इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो पेन फ्रॉम डैमेज टू न्यूरॉन जो है न्यूरोपैथिक पेन में आता है। नोसिसेप्शन का मतलब होता है सेंसरी सिग्नल इंडिकेटिंग पोटेंशियल हार्मोन में भी पेन के। तो जो पेन की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है उसे नोसिसेप्शन कहते हैं। तो सेंसरी सिग्नल जो कि ब्रेन तक दर्द की इंफॉर्मेशन, नुकसान की इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, बॉडी में कोई डैमेज हो उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, नोसिसेप्शन कहते हैं। पैसिनल काप्सल टच रिसेप्टर होता है डिटेक्ट ट्रांजिएंट प्रेशर, जो कि माध्यमिक मिडिल प्रेशर को महसूस करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। रिफ्यूज काप्सल टच रिसेप्टर होते हैं तो स्ट्रेच को रिसेप्टर करते हैं सेंस के। वेस्टिबुलर सेंस जो होते हैं ये बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में रोल प्ले करते हैं। हमने ईयर के बारे में बात किया था, क्लियर। अब बात करते हैं हम टेस्ट बर्ड के बारे में। टेस्ट बर्ड के कंटेंट्स दिस टेस्ट रिसेप्टर सेल्स व्हिच आर आल्सो नोन एज दी गस्टेटरी सेल के। याद रखिएगा एंड वे सेल्स जो हमारे जो है वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेस्ट बर्ड जो होती है टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम गस्टेटरी सेल्स कहते हैं। द टेस्ट रिसेप्टर्स आर लोकेटेड अराउंड ए स्मॉल स्ट्रक्चर नोन एज दी पेपिली। जो आपके टेस्ट बर्ड होती है उनमें पेपिली होता है, पेपिली जो होता है उसमें जो है वो ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो टेस्ट रिसेप्टर्स जो गस्टेटरी सेल होते हैं ये स्मॉल स्ट्रक्चर पर लोकेट होते हैं, इसको हम पेपिली कहते हैं, जो हमारी जीभ की अपर सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है। 5 बेसिक टेस्ट होते हैं, 5 मुख्यतः स्वाद होते हैं बेटा। एक सॉल्टी टेस्ट, स्वीट टेस्ट, बिटर टेस्ट, सोर टेस्ट और उमामी टेस्ट के, ठीक है। जैसे टोमेटो का जो टेस्ट है ना वो उमामी टेस्ट में आता है। दे आर डिफरेंट ने, जो आपके खारे से, मीठे से, खट्टे से और जो कड़वे से अलग टेस्ट है वो उमामी टेस्ट में कैटेगरी में आता है, ठीक है। सॉल्टी एंड सोर टेस्ट सेंसेशन जो है उसको आयन चलन है, जो सॉल्ट का सेंसेशन है और जो है वो आपका सोर खट्टा है और जो सॉल्टी है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आयन चैनल है। जो रिसेप्टर होते हैं उनमें आयन चैनल होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। लेकिन मीठा है, कड़वा है और उमामी टेस्ट है तो उसके लिए विशेष प्रकार के टेस्ट रिसेप्टर काम करते हैं, जिनको हम जी प्रोटीन कपल टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं। यहां पर स्पेशल टाइप का प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, इसे हम बोलते हैं जी प्रोटीन कहते हैं। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो डिटेल नहीं जाएंगे आपके। अभी देखिए आप देख रहे हैं ये टंग का अपर सरफेस में आप देख रहे हैं, आपको टेस्ट पोर दिखाई पड़ रहा है, टेस्ट पोर दिखाई पड़ रहा है आपको लेट के, और देख रहे हैं इसमें आपको टेस्ट रिसेप्टर सेल दिखाई पड़ रही है आपको इसमें, ठीक है। और आप देखिए ये लिंगुअल एपिथेलियम मतलब जीभ का एपिथेलियम है, ये ओरल कैविटी में जीभ का एपिथेलियम है। टेस्ट पोर है, आप देखिए इसमें कि जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो है वो कुछ आप देख रहे हैं कि उसमें जो है वो टेस्ट रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। जो भी टेस्ट होता है वो किसी ना किसी केमिकल के कारण होता है और वो केमिकल को ये सेंस करती है और फिर एफरेंट नर्व से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है। देखिए
आपके आपके जो है वो यदि हम टंग में देखें कहाँ पे कौन सा सेंसर होता है, तो हमने कहा कि स्वीट के लिए कहाँ पर टेस्ट है। स्वीट के लिए आप देखिए, स्वीट के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। स्वीट के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर। सॉल्टी के लिए कहां पर है, सॉल्टी के लिए इन्फॉर्मेशन जो है यहां पर प्रेजेंटेड के। सौर के लिए, खट्टे के लिए यहां पर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट के। बिटर के लिए पीछे प्रेजेंट है प्लाट के। और उमामी के लिए इन्फॉर्मेशन जो है आपका कहां प्रेजेंट है, वो इस एरिया में यहां पर ये प्रेजेंटेड के। तो आप देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, अलग अलग ना, हम अलग अलग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कहां का, उमामी, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर के, क्लियर। देखिए ये टेस्ट पोर है, टेस्ट रिसेप्टर सेल है, इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको, नर्व है इसमें, ठीक है। तो ये टेस्ट पोर केमिकल रिसीव करेगा और इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करेगा, ये क्लियर। ये पेपिली, ठीक है। फिर आप देखो केमिकल आ रहा है, टेस्ट रिसेप्टर सेल ने उसको एक्सेस किया और फिर गस्टरी नर्व से इन्फॉर्मेशन को उसने आगे भेजा, क्लियर। फिर बात करते हैं हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की, बात करते हैं ओआरएस की, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के। इनको हम ओडोरेंट रिसेप्टर कहते हैं। ये सूंघने में क्या काम करते हैं, हम जो गंध ले पाते हैं, स्मेल, हम जो स्मेल ले पाते हैं, हम के फ्रेग्रेंस महसूस कर पाते हैं, इसके कारण होता है। आर एक्सप्रेस इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन। याद रखिएगा बेटा, ये कहां होते हैं, ये आपकी नेजल एपिथेलियम में होते हैं आपके। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन से जुड़े होते हैं और ये गंध को महसूस कर पाते हैं। कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ओडोर होती है उन्हें हम ओडोरेंट्स कहते हैं और उसको ये महसूस कर पाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, जैसे मुझे, आई एम ऑल्सो ए पेशेंट ऑफ माइल्ड माइग्रेन। मुझे जो है माइग्रेन इंड्यूस आता है कई बार जब कोई तेज परफ्यूम लगाता है उससे। तो मेरे क्लिनिक में मैं बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको मालूम है कि सर को माइग्रेन है, तो कोई पेशेंट यदि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाए तो उसको मना करते हैं, भाई डॉक्टर साहब को माइग्रेन है, परफ्यूम से इंड्यूस करता है, आप बाद में आना या परफ्यूम लगा के मत आना। मैं भी हालांकि मास्क ला के रखता हूं। अब क्या करें, प्रॉब्लम है तो है प्रॉब्लम, उसको कुछ नहीं कर सकते इनके। और ये एक्चुअली क्या होता है कि जब जो तेज गंध जो होती है ना, वो गंध आपके ओडोरिफाइस रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और उसका कहीं उस इन्फॉर्मेशन ब्रेन को आती है। और ब्रेन में जो जिस सेंटर जहां पे इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वहां पर जो है हो सकता है कि उस सेंटर में कुछ जो है वो कुछ उसका न्यूरल कनेक्शन जो है कहीं और हो, जिसके चलते उस गंध से मुझे सर दर्द हो जाता है, वासोडाइलेशन होता है और माइग्रेन हो जाता है एकदम से। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए आप देखेंगे वेस्ट में एक नया कल्चर चला है, अमेरिका में एक नया कल्चर चला है, वो वहां पर फ्रेग्रेंसलेस कॉस्मेटिक्स। आप देखिएगा, यानी आप कभी किसी अच्छे बड़े मॉल में जाएं, आप देखेंगे सबसे महंगे कॉस्मेटिक वो है जिनमें गंध नहीं होती है। ब्रांड है उसके मैक, ब्रांड है उसका क्लिनिक, ब्रांड है उसका एलॉक्सीटेन। ये बड़े ब्रांड है। नहीं, उनका एक क्रीम जो होता है वो भी 4,000-5,000 रुपए का, एक 100 ml का उनका जो है वो मॉइस्चराइजर क्रीम मिलता है जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है। और जितने सस्ते कॉस्मेटिक होंगे ऐसा गंध मारेगा जैसे कि 1,000 गुलाब के पौधे साथ में आ गए। जैसे आप कहीं इंटर किए तो ऐसा लगा कि कोई गुलदस्ता चलता हुआ आ गया। तो कई लोगों को बड़ी हैबिट होती है बड़ा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाने की। और एक्चुअली क्या होता है, जितने भी परफ्यूम आजकल जितने परफ्यूम बन रहे हैं वे सारे परफ्यूम केमिकल से बन रहे हैं, किसी में नेचुरल एक्सट्रैक्ट है ही नहीं है। केवल इत्र जो होते हैं, यूपी वाले जानते हैं, कन्नौज यूपी वाले लोग जानते हैं कि जो इत्र होता है वो प्योर होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जो पार्टिकल्स है वो प्योर होते हैं। लेकिन जो चाइनीज परफ्यूम है से आप देखेंगे, ऐड देखेंगे आप कि एक आदमी जो है वो परफ्यूम लगा रहा है, ऐसे परफ्यूम लगाया उसने और 25-30 लोग उसके आसपास आ गए। आप सोचिए कि क्या विडंबना है, मतलब एक्सट्रीम है किसी चीज का। ऐसा हो सकता है क्या? अरे सारा मतलब जो ओडोरिफाइस पार्टिकल होते हैं उनका कोई संबंध नहीं किसी तरह के कोई अट्रैक्शन से। सिंपल सी बात ये है कि जो है केमिकल्स होते हैं जो जिनको आप सेंस कर सकते हैं। तो मैंने कंपाउंड जिनमें ओडोर होती है उनको ओडोरेंट्स कहते हैं हम, और ये यही सेंस ऑफ स्मेल को प्रोवाइड करते हैं इनके। स्मेल डिपेंड्स ऑन द सेंसरी रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू एयरबॉर्न केमिकल, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर ये कीमो रिसेप्टर होता है, याद रखिएगा, ये केमिकल्स को सेंस करते हैं और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या होता है, एक छोटे से पोस्टल स्टेम, यानी स्टेम के समान साइज, छोटा साइज होता है जो डाक टिकट होता है, उस साइज का स्किन का पैच होता है नजल कैविटी में। और इसमें जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब पाए जाते हैं। इसमें ऑल्फैक्टरी सेल्स होती हैं जो बल्ब के फॉर्म में होती हैं, जिनमें कई सारी सेल्स इकट्ठी होती है, इनको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में हमको ये देखने मिलते हैं। द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ द 3 काइंड ऑफ सेल्स, सेंसरी न्यूरॉन जिनमें प्राइमरी सीलियम होते हैं, सपोर्टिंग सेल होती है इनके बीच में, और बेसल सेल होती हैं जो ओडोरिफाइस न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होते हैं उनको वो रिप्लेस करती हुई चलती हैं, ठीक है।
देखिए अपना, आप देख रहे हैं नजल कैविटी में, ध्यान से देखिएगा आपके, आपको स्टाम्प के पोस्टर स्टाम्प के साइज का आपको जो छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ेगा, ये मैंने कहा आपसे, ये हिस्सा है इसका, क्या ये है ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब को बोला इसको हमने। यहां पर आप देखेंगे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है जो कि फ्रेग्रेंस को ट्रैप कर सकती है और उस फ्रेग्रेंस को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे होता है देखो, देख रहे हैं आप, ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब है, आपने गुलाब का यदि खुशबू लिया है तो पार्टिकल्स जो है वो उसके केमिकल पार्टिकल जिनमें फ्रेग्रेंस था वो आपके वहां तक पहुंचे हैं और ओडोरेंट पार्टिकल आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाते हैं और तब आप गंध को महसूस कर पाते हैं। अब देखिए ओडोरेंट्स हैं और देखिए सेंसरी न्यूरॉन जिसमें, और ये ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब है और वहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है। क्लियर? देखिए अपना कैसे होता है, ओडोरेंट्स, रिसेप्टर, ये पूरा केमिकल साइकिल चलता है, मतलब बगैर केमिस्ट्री के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा सच केमिस्ट्री है। आप देखो यहां भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है ना, यहां पर भी आप देखो कैसे काम कर, सेल मेम्ब्रेन है, ओडोरेंट है, रिसेप्टर है, रिसीव किया, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, एडेनाइड साइक्लोस को इन्फॉर्मेशन किया, वो एटीपी को साइक्लो एएमपी में कन्वर्ट किया, सोडियम चैनल को उसने ओपन कर दिया और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गया, और जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, ठीक है। अब ये तो बात की हमने सेंस ऑर्गन की। एक हिस्सा जो छोटा सा जिसको एनसीईआरटी में कवर नहीं किया उन्होंने, जिसको हमें कवर करना चाहिए, वो है न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है ना। याद रखिएगा बेटा, यानी हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में कई सारे न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं, हम ग्लियल सेल बोलते हैं। और ग्लियल सेल का मतलब होता है ग्लू, गेंद, गोंद, गेंद नहीं गोंद, ठीक है। ग्लियल सेल मतलब गोंद के समान, गम के समान, जो न्यूरॉन को चिपका के जोड़ के रखने में रोल प्ले करती हैं। यूजली रिफर्ड टू सिंपली एज ग्लियल सेल्स और ग्लिया आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द न्यूरॉन, न्यूरॉन से ये अलग होती है। द मेजर डिस्टिंक्शन इज दैट glia do not participate directly in the synaptic interaction एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के। जो ग्लियल सेल होती हैं वे डायरेक्टली जो है वो आपके सिनेप्टिक इंटरेक्शन में रोल प्ले नहीं करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में रोल प्ले नहीं करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करना, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करना, ये सब इनका काम नहीं होता है। लेकिन ये न्यूरॉन के लिए सपोर्टिव काम करती है, न्यूरॉन को मेंटेन रखती है, न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और न्यूरॉन को जो है वो सिनेप्स के दौरान जुड़ने में वो हेल्प करती है। हालांकि ये सिनेप्स का हिस्सा नहीं है, पर न्यूरॉन को अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन में बनाए रखने में ये रोल प्ले करती है। बट दे although their supportive function help define synaptic contact, जो जुड़े हैं यहाँ पे सिनेप्स पर न्यूरॉन, वहां पे इसको जोड़े रखने का रोल भी प्ले करती है और मेंटेन सिग्नलिंग एबिलिटी के। तो न्यूरॉन्स को स्ट्रीमलाइन रखना, न्यूरॉन को मैनेज करना, जोड़कर रखना, चिपका कर रखना, उसमें ग्लियल सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए आप ध्यान से, आप देख रहे हो कि जो स्वान सेल है ना, जो एक्सॉन में जो माइलिन शीथ को बनाने वाली स्वान सेल है वो भी ग्लियल सेल ही होती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट आप देखिए न्यूरॉन को लोग एक जगह पर रखे हुए हैं। माइक्रोग्लियल सेल ऐसी सेल होती है जो कि ब्रेन के अंदर जो है वो समझ लीजिए आपकी वो फेगोसाइटोटिक सेल के समान है। जो लिवर के अंदर कुफर सेल है वही ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल है जो कि इन्फेक्शन से बचाती है। इपेंडाइमल सेल जो होती है वो सिक्रीशन में रोल प्ले करती है, सीएसएफ को प्रोड्यूस करने में भी रोल प्ले करती है। एस्ट्रोसाइट जो होती है वे सितारे के समान दिखाई पड़ती है और न्यूरॉन को होल्ड करने में, कैपिलरी को होल्ड करने में, ब्रेन के अंदर सब कुछ ठीक अरेंजमेंट बनाए रखने में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, देखिए ग्लिया आर मोर न्यूमरस देन द नर्व सेल इन द ब्रेन के। ग्लियल सेल का नंबर हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन से अधिक होता है। तकरीबन इनका जो रेशियो होता है वो 3:1 के आसपास होता है, ये 3 टाइम होती है हमारे न्यूरॉन की तुलना में। ठीक है, although glial cell also have complex process extending from their cell bodies, they are generally smaller than neuron and like axon and dendroid के। ग्लियल सेल भी वेरियस वैरायटी ऑफ शेप की होती है, इनसे भी प्रोसेस बाहर निकलते हैं, लेकिन वो डेंड्रॉइड और एक्सॉन नहीं होते। टर्म ग्लिया का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड है ग्लू, गोंद, उससे हट के जो रिफ्लेक्ट करता है कि जो है ये सेल्स नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़कर रखती है, उनको बनाए रखती है अपनी लोकेशन में के। द वर्ड है सर्वाइव्ड। आज भी हम ऐसा मानते हैं कि जो हालांकि हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि ये कोई गोंद के समान सेल है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये न्यूरॉन को जोड़े रखने में रोल प्ले करती है, इसीलिए इनको हम ग्लियल सेल आज भी कह सकते हैं। तो ग्लियल मींस ग्लू और न्यूरोग्लियल सेल जो है वो न्यूरोग्लियल तब न्यूरॉन्स को जोड़कर रखने वाली, ग्लू कर रखने वाली सेल्स को न्यूरोग्लियल सेल बोलते हैं। ठीक, ये न्यूरॉन को सपोर्ट करती है और ये न्यूट्रिशन में और मेंटेनेंस में रोल प्ले करती है। अब देखिए गौर से, तस्वीर गौर से देखिए आप कि एक न्यूरॉन है, उसमें आप देख रहे हो कि एस्ट्रोसाइट ग्लियल सेल जुड़ा हुआ है, उसमें आप देख रहे हो उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट जुड़ा हुआ है उसमें के। तो ये सकता है उसको एक लोकेशन में बनाए रखने में, उसको अपनी पोजीशन में बनाए रखने में, उसको में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है,
यदि आप टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको एपेंडाइमल सेल्स देखने मिलेंगे जो सीएसएफ के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट देखने मिलेंगे आपको, एस्ट्रोसाइट देखने मिलेंगे और माइक्रोग्लियल सेल आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको जो सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल्स भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। गिलियल रोल that are well established include the maintaining the ionic milieu of the nerve cell के जो नर्व सेल्स हैं उनको अपनी उनके अंदर जो है वो उनका स्ट्रक्चर बनाए रखना, जिससे कि नर्व सेल के अंदर आयनिक बैलेंस जो है वो बना रहता है, ठीक है। दूसरा इसके अलावा सिग्नल के मॉड्यूलेटिंग द रेट ऑफ नर्व सिग्नल प्रोपेगेशन, क्योंकि जो ग्लियल सेल स्वान सेल के फॉर्म में होती हैं वे क्या करती हैं, वे माइलिन शीथ को आती हैं, इससे सिग्नल का ट्रांसलोकेशन जो है वो तेजी से हो जाता है, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिनेप्टिक एक्शन बाय कंट्रोलिंग द अपटेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, और कई केसेस में क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है उसे कंट्रोल करने में भी ग्लियल सेल रोल प्ले करती है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे फंक्शन है जो आज भी साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं कि ग्लियल सेल और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि न्यूरॉन तो डिवाइड नहीं कर सकते, सोचिए ना कि न्यूरॉन कैन नॉट बी डिवाइड क्योंकि उनका सेंट्रोसोम होता नहीं है। तो एक्चुअली ग्लियल सेल जो होती है वही एबनॉर्मल ग्रोथ को शो करती है, तब ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। There are three main type of glial cell in the nature। तो मैंने आपसे कहा एस्ट्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियल सेल के। इसके अलावा एक चौथा टाइप क्या होता है, वो एपेंडाइमल सेल्स होती है। एस्ट्रोसाइट जो होती है वे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाई जाती है, और ये बेसिकली क्या करती है, स्टार समान दिखाई पड़ती है, और ये लोकल प्रोसेस को यानी न्यूरॉन्स के बीच में लोकल प्रोसेस को कनेक्शन को बनाए रखने में रोल प्ले करती है। इनका मेजर फंक्शन क्या होता है एस्ट्रोसाइट का, ये होता है कि ये बेसिकली एप्रोप्रिएट केमिकल इन्वायरमेंट बनाए रखने में रोल प्ले करती है न्यूरल सिग्नलिंग के लिए, के और उनको न्यूरॉन को पास रखती है और उनके बीच में इतना गैप रखती है जिससे कि वो एप्रोप्रिएट सिग्नल आगे प्रोसेस कर सके, ठीक है। यदि न्यूरॉन बिल्कुल पास में टच होंगे तो करंट जो है वो मिस कम्युनिकेट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एस्ट्रोसाइट सेल जो होती हैं ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रेस्ट्रिक्टेड होती है, केवल वहीं पाई जाती हैं, और ये स्टार लाइक होती है, और बेसिकली इनका काम होता है ऐसी कंडीशंस को, ऐसी केमिकल कंडीशन प्रोवाइड करना जिससे कि न्यूरल सिग्नलिंग आसानी से हो सके, ठीक है। फिर ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये देयर आल्सो, ये भी केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको देखने मिलती है, और ये बेसिकली क्या होती है बेटा, दे ले डाउन टू लेमिनेट और लिपिड रिच रैपिंग काइंड माइलिन अराउंड द सम ऑफ सम बट नॉट ऑल एक्सॉन्स के। तो कई सारे एक्सॉन जो होते हैं उनके आसपास माइलिन शीथ बनाए रखने में ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स रोल प्ले करती हैं। इसका मतलब यही ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, उसे हम स्वान सेल बोलते हैं। तो जो स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है वही यहां पर जो है ऑलिगोडेंड्रोसाइट कहती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। माइलिन हैज इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्वान सेल्स कहते हैं, तो भूलना नहीं बेटा। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट है वह स्वान सेल के समान होती है जो माइलिन शीथ को बनाने में रोल प्ले करती है, क्लियर। फिर जो माइक्रोग्लियल सेल होती हैं ये बेसिकली स्मॉलर सेल होती हैं, और ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जनरेट होती हैं, और ये वैसी सेल होती हैं जो टिश्यू मैक्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक को रखती है। मतलब ये इम्यून सिस्टम की सेल्स के समान होती हैं। ये बेसिकली जो है एक प्रकार के ये मैक्रोफेज होते हैं जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे लिवर में जो कुफर सेल्स होती है वैसे ही जो है हमको ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल देखने मिलती है जो इन्फेक्शन से सेव करती है, और जब कभी कोई ब्रेन में इंजुरी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है, क्लियर। चलिए अब ये तो बात की हमने ग्लियल सेल्स के बारे में, यानी जो छोटे छोटे हिस्से हैं बेटा उनको कवर करें। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं आपसे, आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट बेटा ध्यान से पढ़नी है, ठीक है ना, भूलना नहीं। नर्वस सिस्टम में स्पेशली बेटा आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट पढ़नी है, आपको ऐसे ही आपको एंडोक्राइन सिस्टम में भी फॉलो करना है उसको, क्लियर। अब हम बात करते हैं ब्रेन के बाद, तो देखो हमने ब्रेन को देखा, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखा, हमने सीएसएफ को देखा, हमने सीएसएफ के बारे में मैंने एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट सेपरेट डाला हुआ है, उसको एक बार देख लेना बेटा, ठीक है। वो जो लिखी इन्फॉर्मेशन उसको वहां बात देने का कोई मतलब नहीं, इसलिए एक बार आप शीट को ध्यान से देख लीजिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए भूलना नहीं। ब्रेन के अंदर जो है वो मैंने कहा लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल 1 एंड 2 लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है एंड दी फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है ना, क्लियर। आप देखिए कि ब्रेन में यदि हम देखें वेंट्रिकल, तो ब्रेन में हमें वेंट्रिकल कुछ इस तरीके का कुछ इस तरीके का हमें वेंट्रिकल जो ब्रेन में दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल, देन थर्ड वेंट्रिकल, और देन दी जो है वो
एक जो है आप देख रहे हैं कि फिर आप देख रहे हैं कि ये जो है वो डक्ट है एक, फिर जो थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है। ठीक है, देखिए लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है बेटा, और फिर क्या देख रहे हैं आप कि जो लेटरल वेंट्रिकल है जब वो आपस में कनेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं फोरामेन ऑफ मोनरो आपको दिखाई, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है जो लेफ्ट और दोनों लेटरल वेंट्रिकल 1 एंड 2 दो लेटरल वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करता है। एक पोर होता है उसे फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं, उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं। वहां से थर्ड वेंट्रिकल में फ्लूइड पहुंचता है। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है उससे सेरेब्रल एक्वाडक्ट, इसको हम डक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं, वो फोर्थ वेंट्रिकल तक इन्फॉर्मेशन जो है वो लिक्विड को भेजती है, सीएसएफ को भेजती है। देन उसके बाद फिर वो फोर्थ वेंट्रिकल से बाहर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक सीएसएफ पहुंचता है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो एक बार जो मैंने आपको शीट दी बेटा उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा आप, है ना। तो चलिए यहां पर हमारा नर्वस सिस्टम पूरा होता है, कंप्लीट होता है यहां पे। तो मैंने आज एक जो एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर लिया इसमें हमने कई पॉइंट को हमने यहां पर कवर कर दिया। इसके अलावा भी नर्वस सिस्टम में बहुत कुछ है, जैसे कि रैबिट का नर्वस सिस्टम भी कई बुक्स में दे रखा है, फ्रॉग का कंपेयर किया गया कई बुक्स में जो है फिर क्या किया उन्होंने हिप्पोकैम्पस के और पोन्स, उसको और डिटेल में जाके बताया हुआ है। के बिल्कुल पढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अदर चैप्टर पढ़ सकते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि पहले तो एनसीईआरटी पूरा फोकस कीजिए, फिर बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी फोकस कीजिए, एनसीईआरटी से वो हिस्सा फोकस कीजिए जहां पे एग्जामिनर पूछा है ऑलरेडी क्वेश्चन। इसके अलावा बाकी पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज तक जाइए। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा मैंने आपसे कहा ना ये एक चैप्टर अकेला नहीं एग्जाम में, ऐसे कई चैप्टर एग्जाम में, इसलिए किसी एक चैप्टर में पूरी एनर्जी लगा देने से अच्छा है कि सब चैप्टर को हम ठीक से पढ़ लें कम से, क्योंकि 90 से लेकर 95% पेपर सीधा सीधा एनसीईआरटी से आता है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी के स्पेक्ट्रम से आता है बेटा। इसलिए उस क्वेश्चन को पहली प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है। 5% क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम ऐसा मान लें कि बियॉन्ड आंसर एक्स्ट्रा स्ट्रोक टाइप का होता है, वो मैं ऑलरेडी कवर, उस 5 में से मैं 3% आपका ऑलरेडी कवर कर दिया। 2% के बारे में यह है कि वो कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो 90 में से 1 या 2 क्वेश्चन के पीछे हम एनर्जी इतनी बर्बाद नहीं करते हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि पिछले सालों में जो है वो पूरा 100% जो पढ़ाया वही यहां से एग्जाम में आया हुआ है बेटा, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन तब भी हम वर्स्ट केस सिनेरियो ये मान लेते हैं कि हमारे 95% क्वेश्चन हमारे एकदम प्रिपेयर होना चाहिए, जिसमें कोई गलती हम ना करें। ठीक है, तब भी मैं कह रहा हूं आपसे, तब भी आप पूरा 100% पेपर सॉल्व करके आएंगे, तब भी आप सही करके आएंगे, 360 आउट ऑफ 360 आप लेकर आएंगे, मुझे मालूम है। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.